बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय इसका अध्याय 1 है हमारा इंट्रोडक्शन। इसके हम जितने एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशन हैं, अभ्यास प्रश्न हैं, आज हम इसको समझेंगे। इस पाठ के पूर्व मैंने एक वीडियो और अपलोड किया था, जिसे देखकर आप पूरा पाठ भी समझ सकते हैं। परीक्षा में हम किस प्रकार एक अच्छा उत्तर लिखें, ये समस्या सभी बच्चों को आती है। इसी समस्या के समाधान के लिए मैं हमारी एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशन का वीडियो मैंने बनाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके जो नोट्स हैं, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इकाई 1 जो है हमारा परिचय, इसके हमारे कुल जो 4 प्रश्न दिए हुए हैं, जिसको हमको आज सॉल्व करना है। व्यष्टि एवं समष्टि में अंतर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक और 1929 की महामंदी का वर्णन कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र को। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत इकाई या व्यक्तिगत समस्या का अध्ययन करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक व्यक्ति, एक गृहस्थ, एक फर्म या एक उद्योग के स्तर पर जो समस्याएं आती हैं, चुनाव की समस्या आती है, इसको हमने समझा था। परंतु समष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या पढ़ेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कुल योगों का अध्ययन करते हैं। इसे हम सामूहिक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, व्यष्टि और समष्टि में अंतर लिखिए। इन प्रश्नों में अंतर के आधार अलग अलग हैं, इसके हिसाब से आज हम समझेंगे। सबसे पहला है हमारा विषय सामग्री। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं। कौन सी आर्थिक इकाइयों का? व्यक्तिगत आर्थिक इकाई। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करते हैं। यानी पूरी अर्थव्यवस्था को एक इकाई के रूप में हम समष्टि में समझेंगे। उपयोगिता के आधार पर अंतर क्या होगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल एक स्थान विशेष के लिए उपयोगी है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र की जो उपयोगिता है वो संपूर्ण राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय उपयोगिता होती है, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र बड़ा होता है। क्षेत्र क्षेत्र का मतलब क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? आप ये सब पढ़ चुके हैं। उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, उत्पादक व्यवहार का सिद्धांत, कीमत निर्धारण, ये हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र की बुक में ये सभी सिद्धांतों का हमने वर्णन समझा था। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र की बुक में हम क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, सरकारी बजट और नीतियां, विनिमय दर और भुगतान शेष, ये सभी पाठों का हम इस बुक में अध्ययन करने वाले हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत विश्लेषण से संबंध रखता है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? कीमत विश्लेषण। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का लक्ष्य राष्ट्रीय आय का विश्लेषण करना है। राष्ट्रीय आय मतलब इसका क्षेत्र क्या होगा? बड़ा होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की दो शाखाएं हैं। किंतु कुछ आर्थिक समस्या ऐसी हैं जिनके विश्लेषण के लिए व्यष्टि एवं समष्टि दोनों की आवश्यकता होती है। इसीलिए व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र को एक दूसरे का प्रतियोगी ना कहकर पूरक कहा जाता है। कई ऐसे सिद्धांत हैं जिसमें हमको दोनों की आवश्यकता होती है, व्यष्टि भी आवश्यक होता है और समष्टि भी। इसीलिए हम इन दोनों में कंपटीशन नहीं कर सकते, बल्कि इन दोनों को कई जगह हमको एक साथ लेकर समझना पड़ता है। अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी क्या है? प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए धन कमाता है एवं धन प्राप्त करके उसका उपयोग अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। ये सभी क्रियाएं जो धन प्राप्त करने के लिए होती हैं, तो विभिन्न आर्थिक क्रियाएं जैसे उपभोग है, उत्पादन है, विनिमय है एवं वितरण करता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है। हम क्या करते हैं इसके अंतर्गत? वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है, जिसके अंतर्गत लोग उत्पादन, विनिमय, वितरण प्रक्रिया के माध्यम से इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आजीविका अर्जित करते हैं।
दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? अर्थव्यवस्था सभी आर्थिक क्रियाओं का कुल जोड़ है। अर्थव्यवस्था क्या है? सभी आर्थिक क्रियाओं का कुल जोड़ है। इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं अपन। प्रोफेसर ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को जीविका प्रदान करती है। कैसी प्रणाली है? जो लोगों को एक जीविका प्रदान करती है। पूर्व की कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, जहाँ समाज महत्वपूर्ण होता है। दूसरी होती है हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जहाँ बाजार शक्तियाँ अर्थात पूंजी महत्वपूर्ण होता है। और तीसरा प्रकार है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित, जहाँ समाजवाद और पूंजीवाद दोनों के गुण पाए जाते हैं। हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजी अधिक महत्वपूर्ण होती है एवं जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व या अधिकार होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र अधिक प्रभावशाली और स्वतंत्र होते हैं। इसमें बाजार की शक्तियां अधिक प्रभावशाली होती हैं। आर्थिक क्रियाएं, जो भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के लिए धन कमाने के लिए यहाँ काम करता है। तो हमारा जो प्रश्न है अगला, वो पूंजीवाद से संबंधित है। तो पूंजीवाद क्या होता है? जहाँ पर पूंजी ही महत्वपूर्ण होती है और पूंजीपति ही अपने निर्णय लेता है, और सभी काम कौन के द्वारा होते हैं? पूंजीपतियों के द्वारा होते हैं। ये देखिए, ये फैक्ट्री है, कृषि है, हॉस्पिटल है, ये सुरक्षा से संबंधित चीजें हैं, ये न्याय व्यवस्था है, ये खनन है, तो ये पानी, विद्युत, ये सारा है ना? तो यहाँ पे राजा भी कौन होता है? पूंजीपति होता है। तो ये चित्र से ये दर्शाया गया है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है और व्यक्ति अपने स्वयं के लिए लाभ के लिए काम करता है, इसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तो इसका प्रश्न लिखने के पहले हमको थोड़ा सा पूंजीवाद लिखना पड़ेगा। पूंजीवाद के सिद्धांत पर आधारित अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। पूंजीवाद को एक आर्थिक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें उत्पादन, व्यापार और उद्योग के सभी साधनों पर जो स्वामित्व और नियंत्रण होता है, निजी व्यक्ति का होता है या निगम के द्वारा होता है। जो काम किसके लिए करता है? लाभ के लिए करता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र प्रमुख होता है। यहाँ प्रमुख क्या होता है? निजी क्षेत्र। आर्थिक क्रियाओं का संचालन निजी निजी लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता। यहाँ सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का स्वामित्व होता है। इन्हें मालिक कौन होता है? पूंजीपति होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था निजीकरण को बढ़ावा देती है। जहाँ भी पूंजीवाद है, वहाँ पर जो जितनी आर्थिक गतिविधियां हैं, वो किसके द्वारा की जाती हैं? पूंजीपतियों के द्वारा। इसीलिए ये निजीकरण को बढ़ावा देती हैं। हमारी पहली विशेषता है निजी संपत्ति का अधिकार। उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। हर व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने का अधिकार होता है। दूसरा पॉइंट है आर्थिक स्वतंत्रता। व्यक्ति अपने आर्थिक फैसले स्वयं ले सकता है। आर्थिक फैसलों में स्वतंत्रता होती है। व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार अपना व्यवसाय और उद्योग करने के लिए स्वतंत्र होता है। यहाँ दूसरे पॉइंट में दिया है आर्थिक स्वतंत्रता। व्यक्ति आर्थिक स्वतंत्र होता है, वो कोई भी व्यापार कर सकता है, वो अपने इंटरेस्ट का कोई भी व्यापार कर सकता है। यहाँ सरकार के द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। तीसरा है मुक्त बाजार। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बाजार प्रणाली पर निर्भर करती है। बाजार में मांग और पूर्ति के अनुसार उत्पादन की कीमत निर्धारण होती है। किसी भी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता। मुक्त बाजार, तीसरा पॉइंट क्या है? मुक्त बाजार। ये किस पर निर्भर करती है? बाजार में मांग और पूर्ति के अनुसार।
अपने आप कीमत निर्धारित होती है। यहाँ पर सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता कि आप पेट्रोल की कीमत 100 रुपए रखिए या प्याज की कीमत 20 रुपए रखिए। यहाँ पर मांग और पूर्ति के अनुसार बाजार में अपने आप कीमत का निर्धारण होता है। हमारा चौथा पॉइंट है व्यक्तिगत लाभ। पूंजीवाद की एक प्रमुख विशेषता अधिक लाभ अर्जित करने की प्रवृत्ति है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत लाभ के लिए व्यापार किया जाता है। यदि आप पूंजीपति हैं तो आप क्या करेंगे? आप दूसरों का लाभ देखकर व्यापार करेंगे क्या? निश्चित है कि आप कहेंगे कि नहीं, जब मैं व्यापार करूंगा तो मैं अपने लाभ के लिए करूंगा, अपने परिवार के लाभ के लिए करूंगा। तो इसी प्रकार पूंजीवाद में क्या होता है, यहाँ पर जो व्यक्ति होता है व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करता है। जो भी व्यापार होता है वो व्यक्तिगत लाभ के लिए, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रमुख क्या होता है, समाज का लाभ होता है। तो इस तरह से हमने ये चारों विशेषताएं देखी। तो जब इस प्रश्न का आप उत्तर लिखें तो थोड़ा-सा आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है 2-3 लाइन में लिखिए। इसके बाद 4 पॉइंट में आप कम से कम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है हमारा, समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्रक का वर्णन करो। अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्रक, इस प्रश्न का मतलब क्या है? अर्थव्यवस्था में ऐसे कौन-कौन से क्षेत्रक हैं जिनका अर्थव्यवस्था में मुख्य योगदान होता है? चूंकि हम किसके अंतर्गत देख रहे हैं, समष्टि। समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? संपूर्ण देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अध्ययन करेंगे, उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था के हम 4 क्षेत्रक देखते हैं। सबसे पहला है हमारा पारिवारिक क्षेत्रक, या इसे घरेलू क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में ये परिवार क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि परिवार में रहने वाले सभी व्यक्ति अर्थव्यवस्था के अंग होते हैं। दूसरा है हमारा उत्पादक, या इसी को हम कहेंगे व्यावसायिक फर्म। अर्थव्यवस्था में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। उत्पादन करने वाले जितनी इकाइयां हैं ये भी अर्थव्यवस्था का हिस्सा होती हैं। तीसरा है सरकार या राज्य। सरकार का भी महत्वपूर्ण तीसरा जो क्षेत्रक है वो सरकार है। सरकार के द्वारा भी आर्थिक गतिविधियों में हिस्सा लिया जाता है। आधुनिक समय में ऐसा कोई देश नहीं है जो विदेशी व्यापार ना करता हो। इसीलिए ये जो हमारा चौथा क्षेत्रक है, बाह्य क्षेत्रक या विदेशी क्षेत्रक। इस प्रकार से हमने देखा कि पहला क्षेत्रक है पारिवारिक क्षेत्रक, दूसरा है हमारा उत्पादक या व्यावसायिक फर्म, तीसरा है सरकार या राज्य, और चौथा है हमारा बाह्य क्षेत्रक, या इसे ही कहा जाता है विदेशी क्षेत्रक। परिवार क्या होता है? परिवार से आशय व्यक्तियों का वह समूह जो साधारणतः एक साथ रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। पारिवारिक क्षेत्रक जिन वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग उपभोक्ता के द्वारा किया जाता है उसे परिवार क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में परिवार क्षेत्र के उत्पादन के घटकों का स्वामी भी परिवार से होता है। परिवार के सदस्य काम से, मजदूरी से, सरकारी विभाग में काम के बदले में वेतन प्राप्त करते हैं। आप ये समझते हैं कि वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक जो उत्पादन के कारक हैं, भूमि है, श्रम है, पूंजी है, संगठन, सभी परिवार से प्राप्त होते हैं और अपनी सेवाओं के बदले में इन्हें लगान, मजदूरी, ब्याज तथा लाभ के रूप में आय प्राप्त होती है। इस प्रकार किसी भी अर्थव्यवस्था में जो प्रमुख आर्थिक गतिविधि है परिवार के द्वारा संपन्न होती है। देखिए, इस प्रश्न के उत्तर ये पूछना चाह रहा है कि अर्थव्यवस्था में कौन कौन हिस्सा लेता है, अर्थव्यवस्था के कौन कौन से अंग हैं, कौन कौन सा क्षेत्र है। तो क्या आपको लगता है कि परिवार के बिना अर्थव्यवस्था पूरी हो सकती है? तो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जितनी भी देश में आर्थिक गतिविधि होती हैं वो सभी करने वाला कौन होता है? परिवार का सदस्य होता। डॉक्टर भी कहाँ से होगा? परिवार से होगा। व्यापार करने वाला भी कहाँ होगा? परिवार से होगा। यदि मजदूरी कर रहा है वो भी कहाँ से होगा? परिवार से होगा। पेंशन लेने वाला है वो भी परिवार से होगा। तो इस तरह से हम ये जो प्रश्न है ये बताना चाह रहा है कि अर्थव्यवस्था में जो हिस्सा लेने वाले अंग हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला तो परिवार के बिना कोई भी अर्थव्यवस्था अधूरी है।
दूसरा है हमारा उत्पादक या व्यावसायिक फर्म। अर्थव्यवस्था की वे सभी इकाइयां जो उत्पादन का कार्य करती हैं, उन्हें अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन हेतु उत्पादन के कारक जैसे भूमि, श्रम, पूंजी को परिवार क्षेत्र से प्राप्त करते हैं। अभी मैंने बताया था कि जो भी इकाइयां हैं, जो भी उद्योग हैं, ये अपने काम करने वाले कहाँ से प्राप्त करते हैं? परिवार से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार उत्पादक या फर्म का अर्थव्यवस्था में मुख्य कार्य वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है, विनियोग करना है, जिससे रोजगार भी प्राप्त हो सके और लाभ भी प्राप्त हो सके। तो ये हमने दूसरा क्षेत्रक देखा। पहला था परिवार क्षेत्र भी हिस्सा लेता अर्थव्यवस्था में, दूसरा है हमारा उत्पादक या व्यवसायिक फर्म। तीसरा क्षेत्रक है हमारा सरकार। अर्थव्यवस्था में सरकार की प्रमुख भूमिका होती है। एक अर्थव्यवस्था में अधिकतर निर्णय उपभोक्ता तथा उत्पादकों के द्वारा लिए जाते हैं। फिर भी सरकार कल्याणकारी एजेंसी के रूप में कार्य करती है। जैसे जैसे कौन से काम करती है? सुरक्षा प्रदान करना। आपको स्कॉलरशिप मिलती है, वो कौन देती है? सरकार देती है। जो रोड है, सरकारी अस्पताल है, सरकारी स्कूल है, ये कौन करता है? सरकार करती है। सरकार कल्याणकारी एजेंसी के रूप में कार्य करती है। जैसे न्याय तथा कानून व्यवस्था को बनाए रखना, यानी पुलिस, सुरक्षा, हमारी जो सेना है, ये भी, इसकी नियुक्ति भी कौन करेगा? सरकार करती है। तथा अन्य सार्वजनिक कल्याण संबंधी कार्य करना। सरकार एक उत्पादक के रूप में भी कार्य करती है। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ये सरकार की है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जहां हमारे देश के प्रमुख युद्ध से संबंधित उपकरण बनाए जाते हैं। आपने ये एम्स मेडिकल कॉलेज भी सुना होगा। एम्स मेडिकल कॉलेज भी ये सरकार चलाती है और यहाँ पर डॉक्टरों को पढ़ाया जाता है। डॉक्टरों को क्यों पढ़ाया जाता है? जिससे वो देश में अपनी सेवाएं दे सके। इस प्रकार हमने देखा कि सरकार का भी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान होता है, चाहे वो न्याय व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था हो, सुरक्षा हो, या इस तरह से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन है। इन सभी क्रियाओं में सरकार महत्वपूर्ण योगदान देती है। अब चौथा क्षेत्रक है हमारा बाह्य क्षेत्रक, या इसे हम विदेशी क्षेत्रक भी कहते हैं। इस क्षेत्र का कार्य वस्तुओं का आयात एवं निर्यात करना है। जब कोई राष्ट्र अपनी घरेलू वस्तु को विश्व के अन्य राष्ट्रों में बेचते हैं, उसे हम कहते हैं निर्यात। और जब कोई राष्ट्र विश्व की अन्य राष्ट्रों से वस्तुएं खरीदता है, उसे हम क्या कहते हैं? आयात करना। तथा घरेलू अर्थव्यवस्था एवं विश्व के अन्य देशों के बीच पूंजी का प्रवाह करना। अर्थात जितना विदेशी व्यापार है, विदेशी लेन देन है, वो किस में आएगा? आपके बाह्य क्षेत्रक में। इस प्रकार वर्तमान युग में जब जब संपूर्ण विश्व एक बाजार के रूप में हो गया है, अर्थव्यवस्था में बाह्य क्षेत्रक या विदेशी क्षेत्रक का भी आर्थिक गतिविधि में महत्वपूर्ण स्थान है। आपने देखा होगा कि ऐसा कोई व्यापार नहीं है जहां पर विदेशी क्षेत्र ना हो। यहाँ तक कि आपके जो शॉपिंग ऐप हैं, अमेजोन है, और आप कितने ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ से होती हैं? आप अभी गूगल है, यूट्यूब है, जिससे आप पढ़ रहे हैं, ये भी विदेशी कंपनियां हैं। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था में जो हमारा है योगदान, बाह्य क्षेत्रक का भी बहुत अधिक होता है। तो आपने देखा कि 4 क्षेत्रक प्रमुख हैं, चारों अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधि में हिस्सा लेते हैं। पहला था परिवार, दूसरा था हमारा फर्म, उत्पादक फर्म, तीसरा था सरकार, और चौथा था हमारा विदेशी फर्म। ये चारों क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था को चलाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। द ग्रेट डिप्रेशन या महामंदी के नाम से जानने वाली घटना, यह विश्वव्यापी महामंदी थी। यह लगभग 1929 में शुरू हुई। यह विश्व इतिहास की सबसे बड़ी महामंदी थी, जिससे लगभग पूरा विश्व प्रभावित हुआ और इससे उबरने में कई वर्ष लग गए थे। 1929 महामंदी समझने के लिए हमको थोड़ा इतिहास समझना पड़ेगा। प्रथम विश्व युद्ध से यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था, परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव में वृद्धि हुई। वह यूरोपीय देशों को युद्ध के दौरान कर्ज देकर साहूकार बन गया।
यानी जो यूरोपीय देश थे उनकी हालत प्रथम विश्व युद्ध से बहुत खराब हो गई, परंतु ये जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था थी ये बहुत स्ट्रांग नहीं थी प्रथम विश्व युद्ध के पहले। परंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ये एक ऋणदाता के रूप में उभर के आया और अमेरिकी अर्थव्यवस्था विकास करने लगी। युद्ध के दौरान अमेरिकी व्यापार और निर्यात बहुत अधिक बढ़ गया और अमेरिकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो गई। जब यहाँ की अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई, तो सभी लोगों ने शेयर मार्केट, जिनको ज्ञान नहीं था, वे भी अपना सभी पैसा शेयर में लगाने लगे, जिससे अमेरिकी जो शेयर बाजार है, इसकी कीमत बहुत अधिक बढ़ गई। परंतु अचानक 24 अक्टूबर को वॉल स्ट्रीट जो अमेरिकन शेयर बाजार है, इसमें शेयर की कीमत अचानक से गिर गई। शेयर की कीमत गिर गई का मतलब क्या है? शेयर के दाम अचानक से बहुत कम हो गए। जो शेयर, एक शेयर की कीमत मान लो $250 थी, एक दिन में ही ये शेयर की कीमत कितनी हो गई? 50। यानी लोगों का लाखों करोड़ों रुपए शेयर मार्केट में डूब गया। शेयर की कीमत गिरने का इतना असर हुआ कि वहां के लोगों ने अपनी मांग कम कर दी। यहाँ के लोगों ने अपनी मांग कम कर दी। उत्पादन बहुत अधिक पहले हो रहा था और मांग कम हो गई। धीरे धीरे अमेरिका के जितने उद्योग थे ये बंद होने लगे। अब उद्योग बंद होंगे तो बेरोजगारी तो बढ़ जाएगी। कुछ जो 1929 महामंदी है, इसके समय में कुछ इस तरह के चित्र आए थे बहुत सारे, कि बच्चे अपने पिता के लिए रोजगार मांग रहे हैं। ये तस्वीर आने पे बच्चे अपनी, ये तस्वीर में देखिए कि ये बच्चे कह रहे हैं कि हमारे पापा को नौकरी दीजिए। कुछ इस तरह के चित्र भी आपको नेट में मिल जाएंगे कि लोग अपने बच्चों को बेचने लगे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास खिलाने के लिए अनाज नहीं था। इसके बाद एक और दुखद घटना हो गई। 1930 में अमेरिका में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे कृषि अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुई। इस तरह हजारों भूखे लोग राशन की दुकान में एवं फ्री मिलने वाले खाने के लिए लोग लाइन पे लगने लगे। यानी आप इमेजिन कर सकते हैं कि अमेरिका की हालत वो हो गई थी कि वहां की जनता, लाखों लोग बेरोजगार थे और किसी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। बैंकों की स्थिति भी बेहद खराब हो गई। क्यों खराब हो गई? क्योंकि जो बैंक थे ये यूरोपीय देशों को बहुत अधिक ऋण दे रहे थे और यहाँ के जो उद्योग थे वो भी बहुत अधिक फल फूल रहे थे। औद्योगिक क्रांति के कारण उत्पादन बहुत बढ़ गया था, तो सभी जो उद्योगपति थे बैंकों से इन्होंने ऋण ले लिया था। परंतु शेयर मार्केट में उनका पैसा गिर जाने के कारण और उनका सामान नहीं बिक रहा था, जिसकी वजह से वो बैंकों का ऋण वापस नहीं कर पा रहे थे। जिन लोगों के पास पैसा था वे भी अपना बैंक से पैसा निकालने लगे। उद्योगपति भी वापस नहीं कर रहे थे कर्ज, और जितने लोग थे वो भी अपना पैसा सभी निकालने लगे। तो इस तरह से जो बैंकिंग व्यवस्था थी, बैंक भी दिवालिया होने लगे। इस समय में लगभग अमेरिका के जो आधे बैंक थे वो बंद हो गए। लोगों का बैंकों पर से विश्वास भी उठ गया। हम 1929 महामंदी को इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में कृषि उत्पाद और औद्योगिक कंपनियों का उत्पादन बहुत अधिक था। परंतु 1929 के बाद, महामंदी के बाद, मांग बहुत कम हो गई और बाजार में वस्तुएं बहुत अधिक थी, उत्पादन बहुत अधिक था। कंपनियों के उत्पाद कम बिकने लगे, जिससे कंपनियों का स्टॉक बढ़ गया। जैसे कंपनी ने 100 शर्ट बना के रखी है और बाजार में केवल 25 शर्ट बिक रही है, तो इनके पास स्टॉक क्या हो गया? बहुत अधिक बढ़ गया। बैंकों का लोन वापस आना बंद हो गया। बैंकों ने लोन देना बंद कर दिया और बैंक दिवालिया हो गए। कंपनियों ने उत्पादन बंद कर दिया। अब क्यों कंपनी ने उत्पादन बंद कर दिया? क्योंकि उनकी मांग ही नहीं, उनकी सामान ही नहीं बिक रहा था। उनके पास ऑलरेडी 75 शर्ट बची है, केवल कितनी बिकी है? 25। तो इनने नया उत्पादन करना बंद कर दिया और जब उत्पादन बंद हो जाएगा तो बेरोजगारी अपने आप बढ़ जाएगी। तो अर्थव्यवस्था की कुल मांग भी घट घट गई और इस तरह से 1929 की महामंदी आई। इसको आप ऐसे कारण देख सकते हो कि उस वक्त 1929 के समय में अमेरिका में बहुत अधिक उत्पादन था और मांग कम हो गई और शेयर मार्केट गिर गया। तो इस तरह से जो महामंदी के जो मुख्य कारण हैं ये तीन हैं, जिनके कारण से 1929 की महामंदी आई थी। अब आप कहेंगे कि ये केवल अमेरिका में आई थी, तो नहीं। अमेरिका के कारण
सारे विश्व के अन्य देश भी इससे प्रभावित हुए थे। देखिए, आपका 1929 की महामंदी का वर्णन करो। तो 1929 की महामंदी क्या थी, क्यों आई थी, वो हमने उसका इतिहास समझा, परंतु कॉपी में आपको जो आपके बुक में दिया है उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। तो हम इसके उत्तर इस तरह से लिखेंगे, 1929 में महामंदी ने जन्म लिया, जो कब तक चला था, 1933। इस महामंदी ने विश्व के विकसित देशों की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया, यानी विश्व के अन्य देश भी इससे प्रभावित हुए थे। इस महामंदी में उत्पादन बहुत अधिक था, परंतु उसके खरीदार नहीं थे। अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा ना कि उत्पादन बहुत अधिक था, परंतु उसकी मांग नहीं थी, जिसका प्रभाव दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ा। 1929 महामंदी के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों के कुल उत्पादन और रोजगार के स्तरों में भारी गिरावट आई। उत्पादन भी बहुत कम हो गया था और रोजगार भी बहुत कम हो गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के समस्त निर्गत में 33% गिरावट आई। निर्गत का मतलब है जो उत्पादन है वो कितना कम हो गया था, 33%। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 से 1933 तक बेरोजगारी की दर, जो बेरोजगारी की दर पहले 3% थी, बढ़ के कितनी हो गई, 25%। यानी 100 में से 25 लोग बेरोजगार हो गए। कई कारखाने बंद हो गए और श्रमिकों को निकाल दिया गया। तो आपने देखा कि 1929 की जो महामंदी है, इसका प्रभाव विश्व के लगभग सभी देशों पर पड़ा और रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति कितनी खराब हो गई थी। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, महामंदी। इसका प्रभाव क्योंकि विश्व के लगभग सभी देशों में हुआ था। इसे आप याद करने के लिए इस तरह भी एरो बना के परीक्षा में ज़्यादा इफेक्टिव आंसर लिख सकते हो कि 1929 में निम्न मांग हो गई थी और जिसके वजह से उत्पादन भी कम हो गया, और जब उत्पादन कम होगा तो रोजगार का स्तर भी कम हो जाएगा, और जब रोजगार और उत्पादन कम होगा तो उस देश की जो जीडीपी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और फिर वापस निम्न मांग। तो ये जो चक्र है, इसकी वजह से ही 1929 की महामंदी आई थी। तो इस तरह से अध्याय 1 का जो आपका नोट्स की पीडीएफ है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ। आगे सभी यूनिट के एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मैं आपको उपलब्ध कराऊंगी। थैंक यू।